जो फिजिक्स के साथ और जनरल रिलेटिविटी के साथ जो मजाक हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। एक लेबॉर्ट्री के अंदर हकीकत में एक माइक्रोस्कोपिक यानी एक इंतहाई छोटा वर्म होल बनाकर दिखा दिया। ये पेपर सिमुलेशन ऑफ ए वर्म होल की तरफ इशारा है। कोई स्पेस टाइम ज्योमेट्री के अंदर वर्म होल नहीं क्रिएट हुआ। कहा है कि हाँ जी अब तो तुम्हें मौत मिलेगी ही मिलेगी, और वो फिर गजा बदर में उसको कत्ल भी कर देना। वो एक मुज़ाहिका खेज वीडियो है और एक उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू है। हम उसको अच्छे तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके अंदर जो फिजिक्स के साथ और जनरल रिलेटिविटी के साथ जो मजाक हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जानबूझ के किया है। देखिए उनकी डॉक्टर सुफियान की जो बैकग्राउंड है वो पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेस है। अब अगर तो उन्होंने सेल्फ टॉट अंदाज में अपने आप को एजुकेट किया, ट्रेन किया है जनरल रिलेटिविटी के अंदर, हम उस मेहनत की कदर करते हैं। लेकिन उनकी बातों से ऐसा मुतलक नहीं लग रहा, बल्कि मुतलक ये लग रहा है कि उनका जो सोर्स है वो पॉपुलर मीडिया है, पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ पॉपुलर बुक्स हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसा इंप्रेशन देना चाहता हूं कि जो नॉलेज है वो किसी एक्सक्लूसिव डोमेन तक रिस्ट्रिक्टेड रहनी चाहिए, कि अगर आपके पास इतना लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं है तो हम आपसे फिजिक्स पे बात करने का लाइसेंस छीन लेंगे या आपको कोई लाइसेंस देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल आप ये करते रहें। अगर आप ये करते रहेंगे इस तरीके से और प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ नहीं करेंगे तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि उन पॉइंट्स को एक्सपोज कर दिया जाए जो कि बिल्कुल जिसका फिजिक्स के साथ और जनरल रिलेटिविटी की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लैश है। वो बारहा डॉक्टर सुफियान की वीडियो से वो बात छलकती है। मैं इस चीज को अगेन सिंपल, जितना सिंपल रख सकेंगे उस हद तक रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑडियंस को ये भी इंप्रेशन मैं हरगिज नहीं देना चाहता कि हर चीज बड़ी आसान है, उसको लफाजी से और जुबानी कलामी अंदाज में एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखें जहां तक जनरल रिलेटिविटी का ताल्लुक है उसके लिए आपको अच्छी खासी मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए है। जो लोग वाकिफ हैं, अगर किसी की फिजिक्स की बैकग्राउंड है वो तो इस चीज से वाकिफ होंगे कि आपको टेंसर एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, जो कि अगर आप चाहें स्टेप बाय स्टेप आप अटेन कर सकते हैं ऑफ कोर्स, मगर उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा और पीछे सालों का बैकग्राउंड होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि अचानक को आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, अचानक को आपने 2-3 पॉपुलर किताबें पढ़ ली। ऑनेस्ट बात यह है, मैं ये नहीं कह मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता किसी को डॉक्यूमेंट्री देखने से। इफ यू आर अ बिगिनर जरूर देखें डॉक्यूमेंट्रीज। आपको एक्साइट करती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, आपको इंस्पायर करती हैं मजीद पढ़ने के लिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज पे अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो डॉक्यूमेंट्रीज पर रुक जाना नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर बात है कि आपकी अगर ट्रेनिंग होगी तो आप आगे बढ़ सकेंगे, बगैर उसके मुश्किल होगा। इसी तरीके से कोई आपने कोई पॉपुलर किताब पढ़ी है, ऑनेस्ट असेसमेंट ये है कि आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, लेकिन आप जनरल रिलेटिविटी को पॉपुलर किताब की बेसिस पर या डॉक्यूमेंट्री की बेसिस पर नहीं समझ सकते। ठीक है, अगर आपको ये बात थोड़ी ग्रिम लगती है, नेगेटिव लगती है, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं। लेकिन मैं ऑडियंस के सामने कोई फॉल्स पिक्चर भी पेंट नहीं करना चाहता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल बैकग्राउंड बिल्ड करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, तभी जाकर ये चीजें आपके गिरफ्त में आ सकती हैं। ठीक है जी। एक तो ये मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हम कोशिश करेंगे कि अपनी तालिब इल्माना हैसियत में, जो छोटी सी हैसियत है, उस छोटी सी हैसियत में जिस हद तक बात आपके सामने रखी जा सकती है, पेश की जा सकती है, वो पेश करेंगे। लेकिन जो ये डॉक्टर सुफियान की जो वीडियो है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि एक अदना सा तालिब इल्म भी फिजिक्स का जो है वो आपको बता देगा। उसके लिए आपको कोई बहुत कटिंग एज फिजिसिस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको जो भी बात हम करेंगे इस डिस्कशन में, जो अभी मोमो के साथ हमारी डिस्कशन होने जा रही है, आप जाके जितनी आपकी कैपेसिटी है इसको वेरीफाई करें, इसको वेरीफाई करें, डबल चेक करें। अगर आपके पास एक्सेस है जनरल रिलेटिविटी की टेक्स्ट बुक्स की किताबों की, उधर से वेरीफाई करें
किसी प्रोफेसर के साथ आपका कनेक्शन है जो जनरल रिलेटिविटी में काम करता है, उससे वेरीफाई करें। हाँ, ज़रूर आप वेरीफाई आजकल आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से भी कर सकते हैं, ज़रूर वेरीफाई करें, ठीक है? लेकिन ये है कि ऑन द फेस वैल्यू आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, ये मैं पहले कह रहा हूँ, जो हम आगे बात डिस्कस करने जा रहे हैं ना, आपने उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना। आपने उसको भी अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो वेरीफाई करना है। तो अब हम ये डॉक्टर सुफियान की वीडियो का थोड़ा-सा पोस्टमार्टम करते हैं। चलें इसको प्ले करते हैं। जी, जी करें। सफर करने का वाहिद तरीका इस कीचड़ के अंदर से गुजरना है। लेकिन क्या हो अगर आपको इस फासले को पार ही ना करना पड़े? क्या हो अगर जदीद क्वांटम फिजिक्स और कुरान करीम दोनों हमें ये बता रही हो कि स्पेस कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि एक बुना हुआ फैब्रिक है, गिलाफ है, कपड़ा है जिसे मोड़ा जा सकता है, हो जिसके पार जाया जा सकता है। जदीद क्वांटम लेबॉर्टरीज बनने से बहुत पहले कायनात की इस कीचड़ और स्पीड ऑफ लाइट की कैद को तोड़ने का राज कुरान मजीद ने 1400 साल पहले ही खोल दिया था। जरा सूरह मारिज की शायद पर गौर करें। फरिश्ते और रूह उसकी तरफ उरूज करते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल है। यहाँ रिलेटिव टाइम का एक ऐसा हैरान कुन हिसाब दिया गया है जो आम इंसान की सोच को दंग कर देता है। इस सूरत का नाम यानी लफ्ज़ मारिज अपना सबसे बड़ा राज जाहिर करती है। अरबी ज़ुबान में मारिज का मतलब है सीढ़ियाँ या ऊपर जाने के रास्ते। कुरान करीम वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि कायनात में शॉर्टकट्स मौजूद हैं। इतनी तेज़ी से सफ़र करना तभी मुमकिन है जब आप स्पेस के अंदर से ना गुजरें, बल्कि इन मारिज यानी आसमानी सीढ़ियों शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करें। ये वो पोशीदा रास्ते हैं जो आपको रोशनी की रफ्तार से भी करोड़ों गुना तेज़ सफ़र करवाकर फ़ौरन मंजिल पर पहुंचा देते हैं। यानी कायनात में ऐसे मारिज पोशीदा रास्ते शॉर्टकट्स मौजूद हैं जिनके ज़रिए 50,000 साल का सफ़र सिर्फ एक दिन में मुकम्मल किया जा सकता है, या उससे भी तेज़। ये सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। ये बातें मौज़ाती लगती हैं, लेकिन क्या जदीद साइंस ने कभी ऐसे किसी शॉर्टकट्स को दरियाफ्त किया है? क्या वाकई कायनात में ऐसी सीढ़ियाँ, ऐसे रास्ते, ऐसे पोशीदा रास्ते वजूद रखते हैं? और अगर ये मौजूद हैं तो ये काम कैसे करते हैं? इस सवाल का पहला साइंसी जवाब 1935 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। उसने अपनी मैथ्स के जरिए ये साबित करके दुनिया को हैरान कर दिया कि कायनात की स्पेस कोई सीधा और खाली डब्बा नहीं है जिसके अंदर से हमें लंबा सफ़र करके गुजरना पड़े, बल्कि स्पेस दरअसल एक लचकदार चादर है, गिलाफ है या कागज़ की तरह है। इसे एक इंतहाई आसान मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें एक लंबे कागज़ के एक सिरे पर आप मौजूद हैं और दूसरे सिरे पर आपकी मंजिल, मसलन कोई सितारा। अगर आप कागज़ की सतह पर सीधा चलकर जाएंगे तो आपको लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप इस कागज़ को दरमियान से मोड़कर दोनों सिरों को आपस में मिला दें और इसके बीच में एक पेंसिल से सुराख कर दें तो क्या होगा? आपका फासला फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और आप एक सेकंड में सुराख के पार दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। आइंस्टाइन ने साबित किया कि कायनात की स्पेस को भी बिल्कुल इसी तरह मोड़ा जा सकता है ताकि दो इंतहाई दूर वाले मकामात फ़ौरन आपस में जुड़ जाएं। और आज जदीद साइंस की ज़ुबान में कायनात के इन पोशीदा शॉर्टकट्स को वर्म होल्स कहा जाता है। कई दहाइयों तक साइंसदानों का ख्याल था कि कागज़ को मोड़कर शॉर्टकट बनाने वाली ये बात सिर्फ मैथ्स की किताबों और हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों में तक महदूद है। इनका मानना था कि हकीकत की दुनिया में ऐसा दरवाज़ा खोलना नामुमकिन है। लेकिन नवंबर 2022 में इंसानी तारीख हमेशा के लिए बदल दी गई। गूगल के साइंसदानों ने दुनिया के जदीद तरीन और ताकतवर तरीन क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए एक लेबॉर्ट्री के अंदर हकीकत में एक माइक्रोस्कोपिक यानी एक इंतहाई छोटा वर्म होल बनाकर दिखा दिया। ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर कोई गेम या एनिमेशन नहीं थी। इन्होंने बाकायदा एक जादुई दरवाज़ा खोला। उन्होंने एक तरफ से इन्फॉर्मेशन यानी डेटा इस शॉर्टकट के अंदर डाला और हैरतअंगेज तौर पर वही डेटा दरमियान का कोई भी फासला तय किए बगैर पलक झपकते ही फ़ौरन दूसरी तरफ से बाहर निकल आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कागज़ में सुराख करके दूसरी तरफ जाने वाली मिसाल में देखा था। यानी वर्म होल में कोई लंबा सफ़र नहीं, रास्ते की कोई रुकावट नहीं और सबसे बढ़कर रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट की कोई कैद नहीं, बस कायनात के पर्दे के पीछे मौजूद एक सीधा शॉर्टकट। आपका जो जी, ये जी। तो ऑडियंस ये दोबारा से इस वजह से प्ले किया गया कि आप अच्छे तरीके से इसको देख लें और आप इसको दोबारा से भी जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इस पर हाजी भाई और मोमो ने भी एक बड़े इम्पोर्टेंट और अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया था, वो शॉर्टकट। लफ्ज़ शॉर्टकट की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इस बात को समझिए कि जो शॉर्टकट है उसका मतलब ये है कि अगर तो इसके पीछे कोई ओमनीपोटेंट मुकम्मल ताकत रखने वाली हस्ती कोई मौजूद है और वो शॉर्टकट की मुतलाशी है, शॉर्टकट के लिए सरगर्दा है किसी कम्युनिकेशन के लिए या किसी ट्रैवल के लिए, कोई सिग्नल कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, आप समझ सकते हैं कि उसकी ओमनीपोटेंस पर ये किस हद तक हद है। असल बात तो ये कि जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल राउट है, शॉर्टकट नहीं, जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ भी हो सकता है, उसमें भी वो कुदरत रखे कि वो पलक झपकते हुए कोई मैसेज कम्युनिकेट कर सके, वो ओमनीपोटेंस होगी, ठीक है? रादर देन कि एक शॉर्टकट तलाश करके उधर से क्या कहते हैं कोई रेस जीतने की कोशिश करे, तो ये तो मामला आपको पता है कि थोड़ा-सा अनफेयर है,
ठीक है, ये तो अनफेयर मीन्स है। जो शॉर्टकट के जरिए रेस जीतने की कोशिश करता है वो उसको तो हम डिस्क्वालीफाई करते हैं रेस से सबसे पहले, इस बात को तो समझे। ठीक है, जो आपका जो लॉन्गेस्ट राउट है, जो अगर आपका कोई लैप है उसके अंदर जो पलक झपकते में अगर कोई करेगा तो उसको फिर हम सीरियसली लेंगे। तो ये तो गॉड की ओमनीपोटेंस से दस्तबरदारी है। बहुत अच्छी बात है, हम पहले भी ओमनीपोटेंस की इनकोहेरेंस के बारे में कई दफा क्या कहते हैं इशारा दे चुके हैं, लेकिन यहाँ ये एक सबूत के तौर पर, क्योंकि ये एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, गर्चे अगर वो अपनी वीडियो को इसको इंटरनेट से हटा भी दें, क्योंकि अब यहाँ पर रिकॉर्ड में बात आ गई है, तो ये इस चीज की एडमिशन है कि ओमनीपोटेंस से, कादिर मुतलक होने से और मुकम्मल तौर पर मुख्तार कुल होने से वो जो हस्ती है उसको तो इन साहब ने दस्तबरदार करा दिया है। वो दस्तबरदार ओमनीपोटेंस के बाद दस्तबरदार हो गए। इंसानी तारीख हमेशा के लिए बदल गई है इसके बाद। ठीक है, अच्छा जी, एक तो पहली बात, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने एक ये बात की, मैं इसकी टेक्निकल और फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं बहरहाल जो सूरह मारिज है उसको भी डिस्कस करना चाहता हूं। वो थोड़ी देर बाद में करूंगा कि कुरान में क्या बात हो रही है, वो थोड़ी देर बाद में करूंगा। लेकिन पहले इसकी जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं और इतनी छोटी सी वीडियो में कितनी ज्यादा गलतियां कर दी हैं इन साहब ने, और मैंने मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहा भाई, यू आर अ पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक है जी, यही हमें खबर मिलती है जो लोग हमें बताते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, फॉर्मल क्वालिफिकेशन के बारे में। याद रहे कि एटलीस्ट इस फोरम पर हम सिर्फ डिग्रियों की फॉर्मल क्वालिफिकेशन की बात नहीं करते। अगर आपने अपने तर्ज पर जिंदगी में वक्त लगाया है जनरल रिलेटिविटी के मैथमेटिक्स को समझने में, पढ़ने में, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन जो सबूत आप पेश कर रहे हैं और रिकॉर्ड फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, वो इस चीज से बिल्कुल मुनाफी है, इस चीज से मुतसादिम है कि आपने जनरल रिलेटिविटी को बियॉन्ड पॉपुलर डॉक्यूमेंट्रीज और बियॉन्ड पॉपुलर बुक्स पढ़ने की कोशिश की है। ठीक है, इस बात को लेट दिस बी वेरी क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, बात यह है, एक तो सबसे पहले एग्जिबिट नंबर 1 के इनका जनरल रिलेटिविटी से फॉर्मल लेवल पर वास्ता नहीं पड़ा। देखिए, ये जो पेपर को बेंड करके या फोल्ड करके जो मिसाल दी जाती है ना, ये एक बड़ी पॉपुलर मिसाल है, और कोई भी शख्स जो कि थोड़ा सा जिसकी जनरल रिलेटिविटी की एक्सपोजर होगी, वो अगर इस मिसाल के बारे में बात करेगा तो उसकी बात में ये बात जरूर होगी कि ये इस मिसाल में खराबी किया, और क्यों ये मिसाल फंडामेंटल लेवल पर जनरल रिलेटिविटी से बिल्कुल मुतसादम है। देखिए, मैं आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूं, और जो ज्यादा जानने वाले हैं वो जाकर फिर इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसा है कि जो पेपर है ना, पेपर की जो ज्योमेट्री है, इंट्रिंसिक ज्योमेट्री, मैं अभी आता हूं उस पर, इंट्रिंसिक ज्योमेट्री क्या चीज है, वो फ्लैट है। आप उसको फोल्ड भी कर देंगे ना तो फोल्डेड हालत में भी वो फ्लैट ज्योमेट्री है। क्यों? कि जो उसके जो जो इंट्रिंसिक ज्योमेट्री होती है किसी सरफेस की, वो उस सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंसेस है उनसे डिटरमिन होती है। आप अगर इस पेपर को सिलेंड्रिकल शेप में भी फोल्ड कर देंगे ना, आपको ये बात थोड़ी सी शायद अजीब लगे, लेकिन आप मैथमेटिकली बात अगर करें, अगर आप इसको सिलेंड्रिकल शेप में भी फोल्ड कर देंगे ना, फिर भी मैथमेटिकली इसकी इंट्रिंसिक ज्योमेट्री फ्लैट है। ठीक है जी, क्यों? कि ये पेपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि अगर मैं इसको जेन्युइनली जो कर्व्ड सरफेस है, फर्ज करें स्फीयर के ऊपर, क्या मैं स्फीयर के ऊपर इसमें बगैर सिलवटें पैदा किए हुए क्या इसको चस्पा चिपका सकता हूं एक, क्या कहते हैं, स्फीयर के ऊपर? तो आपको पता रहेगा, आप पेपर को ऐसे करने की कोशिश करें, नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द इंट्रिंसिक कर्वेचर ऑफ अ सरफेस। चूंकि आप पेपर को कभी भी किसी स्फीयर के ऊपर रिंकल्स क्रिएट किए बगैर, ठीक है, मुकम्मल तौर पर कि उसके तमाम तर हिस्सा जो है वो स्फीयर पर मुकम्मल तौर पर चस्पा हो और उसमें कोई रिंकल बाकी ना रहे, इससे आपको पता लगता है कि ये दरअसल चूंकि पेपर की सरफेस फ्लैट है, उसके अंदर इंट्रिंसिक कर्वेचर है ही नहीं। इस चीज को मैथमेटिकली कहते हैं एक्सट्रिंसिक कर्वेचर, कि जब एक चीज किसी एक्सटर्नल 3D स्पेस में एम्बेडेड है, मतलब हमारे हाथ में वो कागज है तो इस 3D स्पेस में एम्बेडेड है, अब हम उसको फोल्ड कर रहे हैं, जितना मर्जी उसको फोल्ड कर लें, उसका एक्सट्रिंसिक कर्वेचर तो आ सकता है, लेकिन उसके अंदर इंट्रिंसिक कर्वेचर हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रिंसिकली वो एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है।
ठीक है जी, आई होप कि ये बात क्लियर है। और याद रहे कि जनरल रिलेटिविटी जो है वो स्पेस टाइम, वो स्पेस के भी, ये बात करना स्पेस कर्व, ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। जनरल रिलेटिविटी स्पेस टाइम के इंट्रिंसिक कर्वेचर की बात करती है। उसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जनरल रिलेटिविटी का, वो किसी स्पेस में एम्बेडेड वर्जन नहीं है किसी चीज का कि 3D स्पेस में वो कागज एम्बेडेड है। ये मतलब नहीं है इसका। ये तमाम आपकी एनालॉजीज हैं, और किसी हद तक अगर इफ यू नो द एक्चुअल मैथमेटिकल डिटेल्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो ये जो एनालॉजीज हैं ये एट द कॉस्ट ऑफ दैट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनालॉजीज। एनालॉजीज आपको पॉइंट कन्वे करती हैं, जरूर करती हैं, और आसान अल्फाज में अगर वो एक एड के तौर पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहां पर मसला ये है कि इस एनालॉजी में, गर्चे ये बहुत पॉपुलर एनालॉजी है, दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ द मैथमेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ जनरल रिलेटिविटी। अच्छा, फिर आपने बार बार बात की कि स्पीड ऑफ लाइट को तोड़ने के रास्ते के तरीके मौजूद हैं। तो कुरान में स्पीड ऑफ लाइट को तोड़ने के तरीके मौजूद हैं। रोशनी की रफ्तार की कैद खत्म हो गई। ये बातें हुई है ना, इसको जाके वेरीफाई करें कि ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि रोशनी की रफ्तार की कैद का खत्म होना, स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को तोड़ने की बात करना, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। इस बात को याद रखें, मैथमेटिकली सीरियस कॉन्स्ट्रक्ट है वर्म होल का, जो जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस का कॉन्सिक्वेंस है। वर्म होल का कॉन्सेप्ट एक सीरियस कॉन्सेप्ट है। मैं उसको डिसमिस नहीं कर रहा, मतलब मैं कौन होता हूँ डिसमिस करने वाला, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको बात बता रहा हूं कि उसको डिसमिस नहीं कर रहे। जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस का एक सीरियस कॉन्स्ट्रक्ट है वर्म होल्स। लेकिन ये बात याद रहे कि विद इन दैट कॉन्स्ट्रक्ट एज वेल, लोकली स्पीड ऑफ लाइट टूटने का कोई मतलब नहीं है, वो एक मीनिंगलेस ही चीज रहेगी। उसमें भी लोकली कोई स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा ट्रेवल नहीं हो रहा अगर वर्म होल की हम उस फॉर्मूलेशन को कंसिडर करें। मसला ही ये है, दरअसल उन्होंने बात की कि 1935 में आइंस्टाइन ने साबित किया कि कर्वेचर है। भाई पहली बात यह है कि ये जो कर्वेचर था ये वेल अंडरस्टूड तो जनरल रिलेटिविटी के बाद ही था। स्पेस टाइम का कर्वेचर वाज वेरी क्लियर, उसका 1935 से कोई ताल्लुक नहीं है। 1935 के अंदर जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का जो पेपर है, जो वर्म होल का जो पेपर है, वो आया था। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सॉल्यूशंस हैं आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के, जिनसे वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज वर्म होल इमर्ज करता है, वो तो कंसिडर ही नहीं होता एज अ पॉसिबिलिटी इवन इन सिमुलेशंस। वो कहलाता है नॉन ट्रिवर्सिबल वर्म होल। अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं कि उसको सिमुलेट भी करना जो है मैथमेटिकली मीनिंगलेस है। उसको किसी ने सिमुलेट नहीं किया। ये जो 2022 का जो पेपर है, वो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज को किसी ने सिमुलेट नहीं किया, क्योंकि आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, अभी मैं आपके सामने आसान अल्फाज में, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ अल्फाज मुश्किल इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इसको आसान करने की अगले कुछ मिनटों में कोशिश करता हूं। लेकिन आइंस्टाइन रोजन ब्रिज जिस टाइप का वर्म होल है कि सबसे पहली बात, ये कर्वेचर स्पेस में अकेले में बात करना मीनिंगलेस है। ये स्पेस टाइम की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर आपकी डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान ऐसे पाथ्स हैं जो कि छोटे हैं एज कंपेयर टू ऑन द सरफेस जो आपको अपीयर करता है। ये वो वर्म होल या क्या कहते हैं आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। मगर आप लफ्ज पढ़ते होंगे इवन पॉपुलर टर्म्स में भी कि वर्म होल ट्रिवर्सिबल है या नॉन ट्रिवर्सिबल है। जो पेपर जो उन्होंने जिक्र किया उसके टाइटल में ट्रिवर्सिबल का लफ्ज आता है, ठीक है जी। वो मोमो आपको दिखा देंगी। तो जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है वो तो ट्रिवर्सिबल है ही नहीं है, इस बात को याद रखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। मोमो काइंडली अगर आप लाइट कोन का कोई इमेज गूगल से ले आए तो फिर हम उसको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर वे
to explain what a traversable wormhole is. Yes, light cone. अच्छा जी, आप में से बहुत सारे लोग लाइट कोन के कॉन्सेप्ट से वाकिफ होंगे। इसको समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हमने पहले भी कई दफा कवर किया है गालिब के चैनल के ऊपर। देखिए, इस वक्त जो आपके सामने फिगर एक पेश की जा रही है, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है और 1 डायमेंशन टाइम, क्योंकि जाहिर बात है 4 डायमेंशंस को तो हम दिखा नहीं सकते। ठीक है जी, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, यानी जो आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है ना इसका प्लेन, उसमें समझें कि ये एक्स और वाई है। ठीक है, जो जेड एक्सिस है ना, वो नहीं दिखाया गया यहां पर, क्योंकि उसकी जगह टाइम, अब टाइम को दिखाना है, क्योंकि हम स्पेस टाइम को इमेजिन करना चाह रहे हैं। अब टाइम को दिखाना है तो उस जेड वाला जो एक्चुअल स्पेशियल 3D जेड डायरेक्शन है वो नहीं दिखाई जा रही, इसमें टाइम है वो, इसमें 2D स्पेस है और 1 डायमेंशनल टाइम है। जो ये लाइट कोन है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें, इवेंट का मतलब होता है कि जिसमें मैं आपको, इवेंट ही का मतलब ये जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि स्पेस में ये और टाइम में ये, फर्ज करें कि एक्स वाई कॉमा टी इसके कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं और एक टाइम है, तो ये जो इवेंट ई बताया हुआ है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उनको आप कह लें एक्स कॉमा वाई कॉमा टी। ठीक है जी, ये जो इवेंट ई है, अगर इस जगह एक लाइट फ्लैश की जाए तो ये जो आपको लाइट कोन नजर आ रही है ना, इससे बाहर भी क्या कहते हैं आप किसी इवेंट को, उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन जो डार्क आपको नजर आ रहा है एरिया, मोमो आप जरा अगर माउस उस जगह लेकर जाएं, ये जो ये पार्ट है जो कोन से बाहर है किसी भी जगह, यहां पर लाइट भी नहीं पहुंच सकती। ठीक है जी, ये जो लाइट कोन से बाहर वाली चीज का मतलब ये है कि इवेंट ई पे अगर एक लाइट भी फ्लैश होगी ना, उस कोन से बाहर लाइट भी नहीं जा सकती। और जो लाइट का जो पाथ होता है ना, वो इस कोन की बाउंड्री पर है, जो आपकी, इनको स्पेस टाइम डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, और ये एक कन्वेंशन है सिंप्लिसिटी के लिए कि स्पीड ऑफ लाइट को 1 लिया जाता है ताकि आप आसानी से विजुलाइज करा सकें। तो ये जो आपको 45 डिग्री की एक किस्म की लाइन नजर आ रही है कोन, वो इस वजह से है कि हमने आसानी के लिए स्पीड ऑफ लाइट को 1 तस्वुर किया हुआ। और अगर आप, क्योंकि वो एक स्केल फैक्टर है, आप उसको वापस उस स्केल फैक्टर में लेके जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि लाइट जिस जिस पाथ के लॉन्ग ट्रेवल करेगी ना, वो ये कोन की बाउंड्री है। कोई चीज जो कि लाइट से छोटी स्पीड से क्या कहते हैं ट्रेवल करेगी, वो इस कोन के अंदर है, वो इस कोन का इंटीरियर है। ठीक है जी, और हाइपोथेटिकली अगर कोई चीज लाइट की स्पीड को सरपास कर सकती है तो इट हैज टू लाई आउटसाइड द लाइट कोन। बुनियादी तौर पे जो चीज लाइट कोन से बाहर लाई करती है ना किसी इवेंट ई के, उसका मतलब यह है कि इवेंट ई उस दूसरे किसी इवेंट को जो कि उसके लाइट कोन से बाहर है उस पे असरअंदाज हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट भी वहां नहीं पहुंच सकती। ठीक है जी, अगर फर्ज करें मैं किसी इवेंट को इस लाइट कोन के अंदर लेता हूं, तो इवेंट ई से पाथ टू दैट पॉइंट जो होगा, इसको कहते हैं टाइम लाइक पाथ। इसको बस याद रखें, इस पे भी बात कर लेंगे इसको क्यों टाइम लाइक पाथ कहते हैं। और इससे बाहर जो क्या कहते हैं, अगर कोई इवेंट हो तो उस पाथ को कहेंगे स्पेस लाइक पाथ। और अलोंग क्या कहते हैं, अगर जो लाइट के साथ है, इसको बाज दफा लाइट लाइक पाथ भी कहते हैं, लेकिन ज्यादा जो स्टैंडर्ड टर्म है वो उसको, इसको नल पाथ बोलते हैं। ठीक है जी, अब ट्रिवर्सिबिलिटी ऑफ ए वर्म होल का मतलब ये है कि उस वर्म होल, वो जो कि जिन पॉइंट्स के दरमियान वो वर्म होल है, थियोरेटिकली अगर इफ देर इज अ टाइम लाइक और अ नल पाथ possible mathematically between those 2 points, then that wormhole is referred to as traversable. यानी in other words, एक ऐसा पाथ जो कि एटलीस्ट लाइट ट्रिवर्स कर सके। अगर एक ऐसा पाथ है जो कि लाइट भी नहीं ट्रिवर्स कर सकती, यानी कि अगर फर्ज करें कि ये 2 जो पॉइंट्स थे स्पेस टाइम में,
जिनके दरमियान वर्म होल कंसिडर हो रहा है, वो एक पॉइंट को आप ए कह लें, दूसरे को बी कह लें। अगर बी ए की लाइट कोन से बाहर है ना, तो इसका मतलब है कि लाइट भी वहां नहीं जा सकती, कोई लाइट से तेज चलने वाली चीज ही वहां जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि जो बी है ना, वो ए की लाइट कोन से बाहर है, ये मतलब है इसका। और इस सूरत में वो वर्म होल नॉन ट्रिवर्सिबल होगा, उसको वहीं रिजेक्ट कर देंगे, उसको सिमुलेट भी नहीं करेंगे, उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखें कि ट्रिवर्सिबल वर्म होल का मतलब यह है कि लाइट ट्रेवल कर सके एटलीस्ट, या लाइट से स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो भी ट्रिवर्स कर सके उसको ट्रिवर्सेबल वर्म होल कहते हैं। और आइंस्टाइन रोजन ब्रिज इसीलिए कोई सिमुलेट नहीं करता इन इट्स ओरिजिनल फॉर्मुलेशन, जो 1935 के पेपर की तरफ इशारा किया जा रहा था, क्योंकि वो आप मैथमेटिकली साबित ही नहीं कर सकते कि देर इज ए पाथ जो कि टाइम लाइक या नल पाथ हो, यानी इस वजह से वो ट्रिवर्सिबल नहीं है। मॉडिफिकेशंस उसके मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में इस वजह से की जाती हैं कि आप उसको ट्रिवर्सिबल मैथमेटिकली बना सकें कि लाइट एटलीस्ट ट्रेवल कर सके। तो जो लोकली जो वर्म होल के अंदर अगर कोई चीज जो ट्रेवल कर रही है, वो लाइट की स्पीड को पार नहीं करती, कोई लाइट की स्पीड की लिमिट जो है वो नहीं टूटती। उसमें थियोरेटिकली भी इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि ट्रिवर्सिबल ऑफ वर्म होल का मतलब ही ये है कि क्या लाइट जा सकती है कि नहीं जा सकती, यही तो टेस्ट है उसका। ये मैं पेपर दिखा दूं कि आप जिस बात कर रहे हैं ट्रिवर्सिबल इसके टाइटल में है। और हाँ जी, मैंने ये देखें, ट्रिवर्सिबल वर्म होल डायनामिक्स ऑन अ क्वांटम प्रोसेसर। अब बात यह है कि मैंने ट्रिवर्सिबल पिछले 5 मिनट में कुछ 47 दफा बात कर लफ्ज इस्तेमाल किया होगा, किसी वजह से कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये बात ही ट्रिवर्सिबल वर्म होल की हो रही है। ट्रिवर्सिबल वर्म होल का मतलब ही है कि जिसके एंड पॉइंट्स एक दूसरे की लाइट कोन में है। ओके, लेट्स कीप इट एज सिंपल एज दिस, और फिर आप इस पर बात कर सकेंगे। आपका मतलब है कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल नहीं हो सकती लोकली फास्टर देन लाइट ट्रेवल ट्रिवर्सिबल वर्म होल में थियोरेटिकली भी नहीं हो रही। थियोरेटिकली भी उन पॉसिबिलिटीज को नहीं कंसिडर किया जाता जो कि नॉन ट्रिवर्सिबल हो। मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आइंस्टाइन रोजन ब्रिज नॉन ट्रिवर्सिबल है, उसको किसी ने नहीं सिमुलेट किया, उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है उसको ट्रिवर्सिबल बनाने के लिए। वही जो आप नेगेटिव एनर्जी और सारी कहानी की बात कर रही थी, उससे वो ट्रिवर्सिबल बनता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट उस लोकल वर्म होल में कोई नहीं वायलेट होती। अब नाउ यू कैन आर्ग्यू कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है जिसको वो वर्म होल का पता नहीं है, या वर्म होल उसको ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ये इल्यूजन क्रिएट हो सकती है कि एज इफ फास्टर देन लाइट कुछ हो गया। इल्यूजन क्रिएट हो सकती है। रिलेटिविटी कहीं पर वायलेट नहीं हो रही, जनरल रिलेटिविटी कहीं पर वायलेट नहीं हो रही, स्पेशल रिलेटिविटी कहीं वायलेट नहीं हो रही, थियोरेटिकली भी, सिमुलेशन के अंदर भी, उन इक्वेशनों में भी रिलेटिविटी वायलेट नहीं हो रही, स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट कोई नहीं टूट रही। इस बात को याद रखें। फास्टर देन लाइट एक इल्यूजन क्रिएट हो सकती है एक एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि उसके लिए तो वो शायद वर्म होल उसको पता ही नहीं था ही नहीं, तो उसको लग सकता है कि यार ये कैसे हुआ कि जी इवेंट्स हैव स्टार्टेड अकरिंग इवन बिफोर लाइट, क्योंकि उसके लिए तो जो पाथ था वो तो लॉन्गर पाथ अवेलेबल था। अच्छा, शॉर्टर पाथ अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ स्पीड ऑफ लाइट क्या कहते हैं वायलेट हो गई है, वो पाथ छोटा है, उस पाथ पे जो ट्रिवर्सल हो रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट के तहत ही हो रहा है। आई होप कि दैट इज क्लियर एज वेल। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने क्या क्या बातें की। एक तो जाहिर बात है कि उन्होंने पेपर की जो मिसाल दी थी वो लग रहा है कि उनको डिफरेंशियल ज्योमेट्री का नहीं कुछ पता। कैसे पता हो भाई, आपने मतलब किसी और फील्ड में मेहनत की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लग नहीं रहा कि आपने जनरल रिलेटिविटी के लिए बेसिक कर्वेचर को समझने के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बेसिक्स को भी समझा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है वो ट्रिवर्सिबल वर्म होल नहीं है। हमने ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया है कि लाइट कोन क्या चीज है। किसी इवेंट का लाइट कोन का मतलब यह है कि उसके इंटीरियर का मतलब यह है कि लाइट से वो पॉइंट्स उसके इंटीरियर में कोन में
लाइट से कम स्पीड पर चलने वाले ऑब्जेक्ट वो वहां से स्टार्ट होकर वहां पहुंच सकते हैं। लाइट इसकी बिल्कुल बाउंड्री पर ट्रेवल करती है और थियोरेटिकली इस कोन से बाहर जो है जाने के लिए आपको लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करना पड़ेगा। किसी भी वर्म होल में कोई लाइट कोन वायलेशन थियोरेटिकली भी नहीं होती इन जनरल रिलेटिविटीज इक्वेशंस। ठीक है जी। तो ये जो सनसनी फैलाई जा रही है, ये जाहिरी बात है कि उनकी मुतलक लाइल्मी की बुनियाद पर है। अब हम बदनीयती की तो बात नहीं कर सकते। नियत हो सकता है कि उन एक्साइट होकर कोई पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री देखकर उनको बहुत एक्साइटमेंट महसूस हुई हो कि उनका वर्ल्ड व्यू इसकी वजह से एंडोर्स हो रहा है, उस फर्क जज्बात में उन्होंने वीडियो बना दी। उस अगर वो एक ऑनेस्ट एक्साइटमेंट में भी वीडियो बनी है, इसका मतलब बहरहाल ये नहीं है कि वो ट्रूथ पर मबनी है, क्योंकि उसका लैक ऑफ ट्रूथ तो पिछले 10 मिनट की हमारी कॉन्वर्सेशन से बुरे तरीके से एक्सपोज हो ही रहा है। ठीक है, और हम उनको गुमूर इल्जाम भी नहीं ठहरा रहे। अच्छा जी, अब आप आए कि उस तरफ आए, ये तो होगी इसकी फिजिक्स की साइड के, फिजिक्स के हिसाब से वो कितनी गलत बातें कर रहे थे। और ये बहरहाल ये पेपर सिमुलेशन ऑफ ए वर्म होल की तरफ इशारा है। कोई स्पेस टाइम ज्योमेट्री के अंदर वर्म होल नहीं क्रिएट हुआ, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई वर्म होल होके, कोई स्पेस टाइम के अंदर कोई टीयर अपार्ट होके वर्म होल नहीं बना। ये एक सिमुलेशन है। ठीक है जी। एक तो माइक्रो वर्म होल भी नहीं बना, जैसे कह रहे थे माइक्रो वर्म होल बिल्कुल नहीं बना। और ये वो कह रहे हैं ये कोई वीडियो गेम या एनिमेशन नहीं। नो भाई, प्रिसाइजली वीडियो गेम सिमुलेशन और ही होती है। एनिमेशन है। और क्यों, अगर कोई बच्चा जो है बॉल फेंकता है किसी वीडियो गेम के अंदर और वो उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो डायनामिक्स ऐसी हैं कि वो इवन रिलेटिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ न्यूटोनियन फिजिक्स को नहीं क्या कहते हैं वो एडियर कर रहा, बल्कि रिलेटिविटी की भी करेक्शंस हैं। वो बहरहाल वो एक सिमुलेटेड गेम है। अब आपको ये पता है कि जितनी वीडियो गेम्स होती हैं उनके कितने सोफिस्टिकेटेड, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके वीडियो गेम को मैं कोई डिमीन करना चाह रहा हूं। जो प्रोफेशनल वीडियो गेम्स होती हैं उनकी बहुत प्रोफेशनल फिजिक्स इंजन्स होते हैं जो लिखे जाते हैं कोडिंग में। वो दे आर एक्सट्रीमली डिटेल्ड फिजिक्स इंजन्स जो कि एज मच एज पॉसिबल क्लोजर टू द रियलिटी उनको दिखाने के लिए वो फिजिक्स से करीब तर उनको चीजों को सिमुलेट करना पड़ता है। डायनेमिक सिमुलेट करनी पड़ती है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिमुलेट करनी पड़ती है। वीडियो गेम को मैं डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वो वीडियो गेम है सिमुलेशन। ठीक है, तो ये भी है एक सिमुलेशन ही। ये किसी ग्रेविटी में स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर कोई टीयर पार्ट करके उसको वर्म होल नहीं बना, ये सिमुलेट हो रहा है। तो आज इसको आप वीडियो गेम या एनिमेशन के करीब तर ही कहेंगे। अच्छा जी, अब देखिए हमने पहले उसकी साइंस और फिजिक्स और रिलेटिविटी के पर्सपेक्टिव को एनालाइज किया है, और अब तक हमारा जो टारगेट है वो तमाम वो लोग हैं, चाहे उनका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, वो किसी धर्म से ताल्लुक हो, वो अपने धर्म या मजहब की किसी चीज को इस्तेमाल करके इस तरह की जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसको मिक्स करके उसको लेजिटिमेसी देना चाहते हैं। अब तक हमारे तमाम मजाहिब अगर कोई ऐसे करता है वो टारगेट थे, खास हम इस्लाम को या मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे थे। हाउएवर, अब चूंकि उन्होंने इशारा किया है कुरान की एक पर्टिकुलर सूरत की तरफ, सूरह मारिज की तरफ, तो बात को मुकम्मल करने के लिए ये जरूरी है कि हम सूरतुल मारिज का भी जायजा लें। ठीक है ना जी। तो सूरतुल मारिज कुरान की 17वीं सूरत है, 70। अच्छा जी, इसका बैकग्राउंड ये है, अगर इसकी बैकग्राउंड के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि तफसीर पढ़ें। आई होप कि कम से कम ये तो पढ़ी होगी, कम से कम वो तफसीर पढ़ने के लिए और वो बैकग्राउंड लेने के लिए आपको टेंसर एनालिसिस या डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बैकग्राउंड नहीं चाहिए। वो आप 5 मिनट में पढ़ सकते हैं। इतनी जहमत जरूर करें कि वो पढ़े। डॉक्टर सुफियान को कह रहा हूँ, ठीक है। कम से कम आपको सूरह मारिज की बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि बात क्या हो रही है इधर। अगेन विद ऑल द डिस्क्लेमर, हम कोई नो इट ऑल का क्लेम नहीं कर रहे। जिस हद तक हमारी कैपेसिटी इजाजत देती है
पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहैसियत तालिब इल्म ही ये बात हो रही है, ऐसी कोई नो इट ऑल इंप्रेशन देने का नहीं है मकसद। ये इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक काफिर था जिसका नाम आप अगर तफसीर की किताबों में देखें तो नजर बिन हारिस है। ठीक है जी, नजर बिन हारिस की तरफ इसका इशारा किया जाता है ज्यादातर तफसीर में कि इन आयात का, सूरह मारिज की इन आयात का ताल्लुक जो है नजर बिन हारिस से है कि नजर बिन हारिस ने बड़ा चैलेंज किया था कि उसने कहा था कि यार अगर वाकई क्या कहते हैं आपका कोई बड़ा है गॉड और आप सच्चे हैं तो जी मैं मर जाऊं, यानी कि मुझे मौत आ जाए। ठीक है, ये उसने कहा था। उसके बाद उसकी लान तान के लिए ये आयात उतरती हैं, आप देखेंगे कैसे उसको बुरा भला कहा जा रहा है। और फिर ये भी आता है तफसीर में कि ये आयात मक्की दौर की है, पहली बात। दूसरी, वो तो आप वेरीफाई वैसे ही कर सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो जंग बदर थी, गज़वा बदर जो थी, बैटल ऑफ बदर, उससे पहले की है। और बैटल ऑफ बदर में, गज़वा बदर में ये बंदा फिर मारा गया। तो इस पर कई लोग जो हैं वो बहुत तालियां बजाते हैं कि देखो उसने कहा था कि जी उसने ये चैलेंज पेश किया था कि अगर खुदा सच है, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे मार दिया जाए, और उसके बाद वो गज़वा बदर में मारा गया। और भाई ऐसा, ये इसी को तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं कि अगर किसी ने कहा है कि जी मुझे मार दिया जाए, अगर ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, जाहिर बात है कि तारीख में और तफसीर में हर चीज को यू हैव टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेकिन अगर ऐसा हुआ है उसको मानते हुए, तो इसी को तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। किसी ने कहा, चैलेंज कर दिया कि जी अगर आप सच्चे हैं तो मुझे मौत आ जाए, और उन्हीं की फौज में से किसी ने उसको कत्ल कर दिया, ये तो आपने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कर दी है। असल बात तो यह है कि उन लोगों की एजेंसी के बगैर किसी और अननोन इनविजिबल हैंड के जरिए उसकी अगर उसको मौत दे दी जाती, तो फिर वो इस क्लेम का सबूत होता कि उस पर अचानक वो ये उसने बात की है और उसके बाद उस पर एक दौरा पड़ता और वहीं पर वो तड़प तड़प के मर जाता। ये होता इसका टेस्ट, रादर देन ये कि उसके कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या सालों बाद गज़वा बदर हुई और गज़वा बदर में वो बंदा मारा गया। ठीक है जी, तो ये दरअसल उस के क्लेम की सच्चाई का सबूत नहीं है। ये एट बेस्ट रिवेंज कहा जा सकता है कि उसने चूंकि इतने ओपनली चैलेंज किया था तो रिवेंज में मार दिया। इससे जो जिसने रिवेंज लिया उसके क्लेम की सच्चाई साबित नहीं होती। ठीक है, आई होप ये बात भी क्लियर है। तो ये अगर आप तफासीर में पढ़ेंगे तो ज्यादातर तफासीर में नजर बिन हारिस की तरफ ही आपको रेफरेंस मिलता है। कुछ लोग मॉडर्न टाइम्स में कहते हैं नहीं ये जनरल हर काफिर के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, वो कम है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इब्ने कसीर में तो नजर बिन हारिस ही आपको मिलेगा। ठीक है, आप इब्ने कसीर की तफसीर इस सूरत की जाके जरूर पढ़िए। अच्छा जी, इन आयात को हम, पहली 4 आयात को जरा हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। अरबी जो है लिखी हुई है इसकी, साअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि। वो कह रहा है चैलेंजर हैज डिमांडेड अ पनिशमेंट बाउंड टू कम। साअल साइलुम, ये है कि सवाल करने वाले ने सवाल किया है एक बहुत ऐसी बड़ी पनिशमेंट की कि जिसने होना ही होना है, जो उसे मिलनी ही मिलनी है, जिसने वाकईतन होना ही होना है। साअल साइल, सवाल करने वाले ने सवाल किया। कि इधर बात ये हो रही है कि सवाल करने वाले ने ये सवाल किया है, यानी किसी चैलेंजर ने आपके सामने ये सवाल पेश किया, ये डिमांड पेश किया कि, और ऐसी डिमांड पेश कर दी अजाब की जिस अजाब ने तो होना ही होना है। ठीक है, ये बात हो रही। अच्छा जी, आगे चलें। साइला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िन लिल काफिरीन लैसा लहू दाफ़िउन। और वो ऐसा अजाब है जो काफिरों पर आना है, और जिसको लैसा लहू दाफ़िउन, कोई भी उसको दफा नहीं कर सकता, यानी कि उसको अवॉइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी इतना सर्टेन है, उन्होंने मांग लिया है, डिमांड ही उतनी सर्टेन मांग ली है कि वो अब उन पे आना ही आना है। बुनियादी तौर पर धमकी आमेज गुफ्तगू है, तहक्कुमाना। किसी ने सवाल कर दिया, चैलेंज कर दिया, तो उसको आराम से समझाने की बजाय, अगर आपके पास कोई लॉजिक है या आपके पास कोई सबूत है, वो सबूत देने की बजाय कि उसने मौत मांगी है
और कहा है कि हाँ जी अब तो तुम्हें मौत मिलेगी ही मिलेगी, और वो फिर गज़वा बदर में उसको कत्ल भी कर देना है। ठीक है। अच्छा जी, किसकी तरफ से अजाब मिलना है आपको? ये मिनल्लाहि ज़िल मारिज। आगे चलें। हाँ, किसकी तरफ से? मिनल्लाहि ज़िल मारिज, उस अल्लाह की तरफ से, उस खुदा की तरफ से जो कि बादशाह है, जो कि लॉर्ड है ऑफ मारिज। वो मारिज जो है वो पाथवेज ऑफ असेंट है, ऊपर जाने के रास्ते, मारिज, जिनसे आपको उरूज मिलेगा। आप जरा कोशिश करेंगे, थोड़ी सी उर्दू भी आपकी ठीक होगी तो आपको नजर आएगा कि उरूज का लफ्ज भी इसके अंदर छुपा हुआ है, मारिज। ठीक है। मेराज में भी ये चीज आपको नजर आएगी कि ऊपर जाना, असेंट करना। उरूज का मतलब है ऊपर की तरफ, जवाल का मतलब होता है कम होना। ठीक है। तरक्की का मतलब या ऊपर जाना, ऊपर, उसको उरूज कहते हैं। तो अल मारिज का मतलब है पाथवेज दैट गो टुवर्ड्स द टॉप। ठीक है। पाथवेज ऑफ असेंट। सो मिनल्लाहि ज़िल मारिज, उस खुदा की तरफ से जो कि लॉर्ड है ऑफ द मारिज। ठीक है जी, आगे चलें। आगे चलें, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। मिनल्लाहि ज़िल मारिज, आगे, तारुजुल मलाइकतु वरूहु इलैहि फी यौमी काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना। ठीक है। क्या मतलब है? तारुजुल मलाइका, इनमें से असेंड करते हैं। कौन असेंड करते हैं? तारुजुल मलाइकतु वरूह, फरिश्ते और रूह। और रूह आपको पता है कि कुरान में जब इशारा होता है तो ये एक खास फरिश्ते की तरफ हो रहा होता है। ये हजरत जिब्राइल, जो फरिश्ते जिब्राइल, उनकी तरफ इशारा हो रहा होता है। ठीक है जी, कि वो के फरिश्ते और जो जिब्राइल है वो इसमें से असेंड करते हुए। ठीक है। इधर होली स्पिरिट लिखा हुआ है। आमतौर पर इस रूह का मतलब रूहुल अमी जिब्राइल ही होता है। अच्छा जी, वो इसमें से असेंड करते हैं इलैहि फी, अल्लाह की तरफ असेंड करते हैं। ठीक है। अल्लाह की तरफ इसमें इन इन रस्तों पे, ये जो रस्ते हैं उरूज के, और उस यानी जो मारिज जो रस्ते हैं उनमें से वो असेंड करते हैं अल्लाह की तरफ फरिश्ते और रूह, यानी कि हजरत जिब्राइल विल असेंड टू हिम ऑन अ डे यौमन काना मिकदारुहु 50 अल्फा। वो एक ऐसा दिन होगा जो कि 50,000 सालों के बराबर होगा। वो एक दिन जो होगा वो 50,000 सालों के बराबर होगा। दरअसल ये इशारा दिया जा रहा है कि एक ना कभी यानी एक इतना लंबा दिन होगा कि वो खत्म ही नहीं होने को आएगा, क्योंकि कुफ्फार के लिए अजाब इतना बड़ा होगा। ये क्यामत के दिन की तरफ इशारा हो रहा है। ठीक है, कि ये क्यामत के दिन जो है वो जो फरिश्ते हैं वो इन पाथवेज ऑफ असेंट से खुदा की तरफ क्या कहते हैं जाएंगे ऑन अ डे 50,000 ईयर्स इन लेंथ। ये किसी क्वांटम प्रोसेसर के अंदर माइक्रो वर्म होल का जिक्र नहीं हो रहा। पीछे काफिर को धमकी दी जा रही है कि तुमने एक ऐसा अजाब मांग लिया है जो तुम्हारे पर आना ही आना है। और किसकी तरफ से? उस खुदा की तरफ से जो कि बादशाह है, खुदा है इन मारिज का, जो कि पाथवेज ऑफ असेंट है, जिनमें से फरिश्ते और जिब्राइल जो हैं वो उस दिन खुदा की तरफ असेंड करेंगे, उन पाथवेज ऑफ उन मारिज में से गुजर के। किस दिन? वो दिन जो तुम पे कभी खत्म ही नहीं होगा, इतना लंबा होगा, इतना बड़ा अजाब होगा कि तुम उससे निजात पाने की कोशिश करते भी रहोगे, नहीं, खत्म ही नहीं होने को आएगा। ठीक है, ये शैतान की आंत होगा वो। ठीक है, ये बात हो रही है इधर, इस बात को समझे। ये यहाँ कोई टाइम डायलेशन या रिलेटिविटी की भी बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है किसी को धमकी दिया जाएगा, तुम्हें ऐसे अजाब में डाला जाएगा जिससे निकल नहीं पाओगे, बहुत लंबा अजाब होगा, ये धमकी दी जा रही है। जरा इसकी जो जो इसकी जो स्पिरिट है ना, इन कोट्स, इसकी जो रूह है इस मैसेज की, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। और किसी हम तो मामूली से तालिब इल्म है, किसी अरबी के उस्ताद से जरा डिस्कस करें बात क्या हो रही है, मुहावरतन बात क्या हो रही है। गामदी साहब कहते हैं ना,
अच्छे अदब का ज़ौक पैदा करें। कोई ऐसा अरबी का उस्ताद जिसमें अरबी शायरी का ज़ौक हो, उससे पूछें ये क्या बात हो रही है? उससे पूछें, आप मुझे समझाएँ, ठीक है? और फिर उस अरबी उस्ताद के फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करें, ठीक है? ठीक है जी। ये बात होगी। फिर दूसरी बात ये कि जो ज़ेली बात है, ज़ेली बात ये है कि ये महारत जो पाथवेज टू असेंट है, जिनको मॉडर्न टाइम्स भी नहीं, रीसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा साहिल अदीम जैसे लोगों ने पोर्टल के तौर पर इंटरप्रेट करना शुरू किया। आप तारीख में उठा के देख लें, किसी की को तौफीक नहीं हुई कि वो इनके लिए पोर्टल जैसा लफ्ज या वर्म होल जैसा लफ्ज भी इस्तेमाल करे। तो बहरहाल वो इनका इन लोगों का एक पोएटिक लाइसेंस है कि वो इसको पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आमतौर पर पाथवेज ऑफ असेंट, ऊपर जाने के रास्ते ही बात हो रहे हैं। और पॉइंट ये है कि वर्म होल जो है उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बात करना, खास तौर पे जब आपको पता है कि रिलेटिविटी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आर्बिट्ररी होता है, तो ना ऊपर का कोई मतलब होता है, ना नीचे का मतलब होता है, ना राइट का कोई मतलब होता है, ना लेफ्ट का कोई मतलब है। वो एक आर्बिट्ररी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात हो रही है। उस ये भी आपको इस चीज की बात इंडिया देती है, ये किसी ने वर्म होल के कॉन्टेक्स्ट से ये बात नहीं की हो सकती, क्योंकि ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं है उसमें। इस बात को आप याद रखें, ऊपर नीचे की कोई कहानी नहीं है। ये एक आम सी जो बात है कि जी खुदा को चूंकि एक सुपर स्टेटस दिया हुआ है हिस्टोरिकली लिटरेचर में कि वो कहीं ऊपर है, तो उस तक चूंकि इन रस्तों ने जाना है, तो इस वजह से ऊपर का रास्ता है। लेकिन आप अगर ऑनेस्टली फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, पहले अव्वल तो वर्म होल को समझने के लिए मैंने आपको दो दफा पहले बताया कि आपको रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी पढ़नी पड़ेगी। वो बच्चों वाली स्पेशल रिलेटिविटी की भी बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है? स्पेशल रिलेटिविटी के लिए भी टाइम लगाना पड़ता फॉर्मल लेवल पर आगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिराइव करने के लिए, लेकिन वो फिर भी इन एज कंपेयर टू जनरल रिलेटिविटी हल्का फुल्का उसका मैथमेटिक्स है, वो खास नहीं। लेकिन जनरल रिलेटिविटी का मैथमेटिक्स थोड़ी जानदार है। एक दफा समझ में आ जाए तो फिर आपकी यानी कि उसमें ज़हन चलने लगता है और आपके लिए वो आसान हो जाता है। लेकिन इट्स क्या कहते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट, स्पेशली अगर आपकी ट्रेनिंग जो है वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में नहीं है, तो फिर तो आपको पीछे हाई स्कूल लेवल पर जाकर पहले बेस बनानी पड़ेगी। डायरेक्टली तो आप जंप ही नहीं कर सकते। मतलब आप ये पेपर निकाल के पढ़ लें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ जबान ऐसी लिखी होती है कि वो एक थोड़ी सी अगर बिग पिक्चर कन्वे कर रहे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि वो बिग पिक्चर कन्वे करे, आपको वो लगे कि आपको समझ आने लगी है। तो एक फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो सकती है कि यार देखो मुझे तो सब समझ आ गई, मैंने तो फलानी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी पॉपुलर, एक कॉस्मोलॉजी के ऊपर या इवन जनरल रिलेटिविटी के ऊपर किसी ने कोई पॉपुलर किताब लिखी हुई है, मैंने तो वो भी पढ़ी थी, किसी चाहे वो किसी फिजिसिस्ट ने लिखी हो। ये बातें जब तक आप हाथ से उस मैथमेटिक्स को समझते नहीं है, चीजों को डिराइव नहीं करते, ये बातें आपको सही तरीके से इनकी जो एक्चुअल मीनिंग है वो नहीं समझ में आती। अंग्रेजी में किसी हद तक ये बातें बयान हो सकती हैं। बात ये कि बहुत सारी चीजें आपको समझ ही तब आ सकती हैं जब आप अपने हाथ से वो मैथमेटिक्स करते हैं, वरना आप सिर्फ उसकी एक सरफेस की डिस्क्रिप्शन जो है बयान कर रहे हैं, और पूरे तरीके से आपको उस बात की समझ जो है वो नहीं आई होती। खैर, पॉइंट ये है कि आपके सामने हमने कितने 4-5 किस्म की उस छोटी सी वीडियो में, छोटे से अरसे में देखें कि वो कैसी उनके लिए कैसी टाइम डायलेशन हुई है। उस छोटी सी वीडियो में इतनी ज्यादा साइंटिफिक गलतियां कर दी। उनके पास इतना टाइम था इतने छोटे से अरसे में, 50,000 सालों के बराबर टाइम था डॉक्टर सुफियान के पास इस छोटे से अरसे में, कि उनको इतना मौका मिला कि इतनी ज्यादा उन्होंने जनरल रिलेटिविटी और साइंटिफिक मिस्टेक्स कमिट की हैं। तो ये भी एक मौजज़ा ही है, इतने छोटी सी वीडियो में इतनी ज्यादा गलतियां कर देना, ये तो बहुत बड़ा मौजज़ा है। इस मौजज़े पे हम उन्हें मुबारकबाद ही दे सकते हैं। तो आपके सामने अगेन मैं समराइज करूंगा। एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने वो पेपर की ज्योमेट्री की जो एग्जांपल दी, उसकी वो फ्लैट ज्योमेट्री, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद जनरल रिलेटिविटी। वो पॉपुलर मीडिया में इस्तेमाल होती है, फिल्मों में इस्तेमाल होती है, इट हैज गॉट नो बेयरिंग
on how closely it reflects the actual mathematical structure of general relativity. मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी छोटी सी हैसियत में कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इंट्रिंसिक कर्वेचर उस कागज का वो फ्लैट ही है, चाहे आप उसको सिलेंडर के तौर पे क्यों ना बेंड कर दें। इस पर पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, इसको पढ़ें। आपको बहुत अगर थोड़ा सा भी है इस तरफ शगफ, तो उस शगफ को कैपिटलाइज करें, उसको पढ़ें कि ये इवन जब आप एक कागज को सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं फिर भी उसकी मैथमेटिकली ज्योमेट्री उसकी फ्लैट ही रहती है। ठीक है जी, इसको समझें। उन्होंने बात की कि स्पीड ऑफ लाइट को तोड़ने का जिक्र किया, रोशनी की रफ्तार की कैद को अबूर करने का जिक्र किया। तो लोकली वर्म होल के अंदर जो ट्रेवल है थियोरेटिकली विद इन द बाउंड्स ऑफ जनरल रिलेटिविटी, वो स्पीड ऑफ लाइट के से पार नहीं हो रहा। इसी को यही बुनियाद है ट्रिवर्सिबिलिटी एंड नॉन ट्रिवर्सिबिलिटी ऑफ वर्म होल की। ट्रिवर्सिबल वर्म होल कहते ही उसे है थियोरेटिकली कि जिसमें देयर इज अ पाथ, there is at least one path between 2 points such that at least light can travel through it. Otherwise, it's called non-traversable. ठीक है जी, हमने लाइट कोन के कॉन्सेप्ट को समझा, बड़ा सीधा सा है वो, इसमें कोई खास चीज नहीं है। और हमने देखा कि लाइट कोन वो चीज है कि वो जो उसका जो इवेंट ई हमने दिखाया था, जो कि जो उस कोन का जो एपेक्स था, वो कोन ऊपर की तरफ जो जा रही है, वो एक डिपिक्शन है कि लाइट कैसे ट्रेवल करेगी। लाइट जो है वो ट्रेवल करती है अलोंग दी साइड्स ऑफ दैट कोन। जो उस कोन के अंदर है वो इवेंट्स हैं या वो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका पाथ है जो कि लाइट की स्पीड से कम है। और उससे बाहर के जो इवेंट्स हैं उन पर किसी चीज का असर उस जगह से दूसरी जगह नहीं हो सकता, क्योंकि लाइट भी वहां से ट्रेवल नहीं की जा सकती। कोई अच्छा फिजिक्स का उस्ताद होगा तो वो अक्सर आपको ये बताएगा कि बात को समझाने के लिए कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको अपना डिफेंस पेश करना है एलिबाई का, ये शायद मैंने हो सकता है कि पहले बात की हो चैनल पे। एलिबाई का मतलब ये होता है कि जी आप ये साबित कर सकें कि क्राइम सीन पर तो मैं तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था, तो वो आपका बड़ा अच्छा डिफेंस होता है। अगर आप पर कोई गलत इल्जाम लग जाए और आप ये साबित कर दें कि मुझे आपने एलिबाई एस्टेब्लिश करना हो, तो उसका मतलब ये होता है कि आप इस चीज का सबूत दे दें कि क्राइम सीन पर मैं तो उस वक्त मौजूद हो ही नहीं सकता था। तो समझाने के लिए एक अच्छा फिजिक्स का प्रोफेसर अक्सर आपके सामने ये जिक्र करता है कि द बेस्ट एलिबाई डिफेंस इज द लाइट कोन डिफेंस। कि आप अगर कहें कि जी वो इवेंट मेरी लाइट कोन से बाहर था जहां क्राइम हुआ, तो मैं तो वहां हो ही नहीं सकता था, मैं तो उस इवेंट पे किसी तरह असर अंदाज ही नहीं हो सकता था। ठीक है, क्योंकि लाइट भी वहां तक नहीं जा सकती। ये आपको समझाने के लिए अक्सर फिजिक्स के प्रोफेसर ये मिसाल देते। ये मिसाल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक मिसाल है। तो लिहाजा जो लाइट कोन से बाहर अगर उसके एंड पॉइंट्स हैं उस वर्म होल के, वो यानी उसकी नेचुरल सिलेक्शन करके उसको रिजेक्ट करेंगे फिजिसिस्ट और उसको सिमुलेट भी नहीं करेंगे। ठीक है, उसको अगर वो ट्रिवर्सिबल होगा तो फिर उसकी सिमुलेशन की बात होगी। 1935 का आइंस्टाइन रोजन का जो पेपर है वो नॉन ट्रिवर्सिबल वर्म होल इमर्ज करता है उसमें से, तो लिहाजा वो एज इज नहीं सिमुलेट हुआ इस पेपर में, उसकी मॉडिफिकेशन है जो ट्रिवर्सिबल है कि एटलीस्ट लाइट ट्रेवल कर सके। सो लोकली लाइट जो है वो उस वर्म होल से या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में भी। ठीक है जी, और कोई जनरल रिलेटिविटी और या स्पेशल रिलेटिविटी की वायलेशन या खिलाफ वर्जी नहीं हो रही वर्म होल की फिजिक्स में भी। सब कुछ लाइट कोन के अंदर ही हो रहा है, लाइट कोन की कैद में ही हो रहा है। वो कह रहे हैं, ऐसे इमेजिन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि एज इफ लाइट कोन की कैद जो है वो वायलेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, फिर हमने ये भी देख लिया कि जो सूरत अल-मारिज है उसका बैकग्राउंड ये है कि काफिर को धमकी दी जा रही है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में वो मारिज जो है मेंशन हो रहे हैं, और उस क़यामत के दिन बात हो रही है कि क़यामत के दिन वो जो फरिश्ते हैं वो इन पोर्टल्स में से वर्म होल में से ऊपर की तरफ जाएंगे, और ये एक दिन होगा जो कि 50,000 सालों के बराबर होगा। लास्टली फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे आसान समझने वाला है, बार बार वो कह रहे थे कि ये कायनात में शॉर्टकट्स हैं, कायनात में शॉर्टकट्स हैं। तो ये शॉर्टकट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खुदा के तसव्वुर से
बुनियादी और फंडामेंटल लेवल पर क्लैश करता है, मुतसादिम है। शॉर्टकट का मतलब ये है कि कोई ऐसी एंटिटी के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है जिसकी लिमिटेड रिसोर्सेज है, जिसके लिए कोई चीज शॉर्ट है, कोई चीज लॉन्ग है, और लॉन्ग जो लॉन्गर राउट है वो उसकी रिसोर्सेज पर ज्यादा टैक्सिंग है, ज्यादा तरीके से उसको उसमें से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और वो चूंकि एक लिमिटेड रिसोर्सेज का मारा हुआ है, जैसे इंसान है कि रिसोर्स पर क्या कहते हैं वो कब कब मुताज है, तो जहां से उसको क्या कहते हैं कहीं से रिसोर्स बचाने की चीज मिलेगी तो वो शॉर्टकट की तरफ जाएगा और शॉर्टकट लेकर रिस्क जीतने की कोशिश करेगा। बात तो तब थी कि नॉट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू कैन ट्रेवल वेरी क्विकली थ्रू अ शॉर्टर पाथ, बात तो ओमनीपोटेंस ये है कि थ्रू द लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ भी आप इन हदूद क़ुयूद से बाहर हो, आजाद हो। तो लिहाजा ये बात तो ओमनीपोटेंस से दस्तबरदारी का सबूत है। तो यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमने सारे एंगल्स, फिजिक्स भी कवर की है, जनरल रिलेटिविटी से उनकी मुतलक लाइल्मी की जो सबूत उन्होंने छोड़ दिए वीडियो में, उनको वन बाय वन गो थ्रू किया है, और हमने कुरान को भी देखा है कि जहां ये मारिज और जो वो क्लेम कर रहे हैं कि एज इफ वर्म होल या पोर्टल का जिक्र है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी और ये उसके साथ कितनी ज्यादा बददियानती कर रहे हैं उस बात को समझने में। ठीक है जी, वो आपके सामने एस्टेब्लिश हुआ है। लास्टली शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट किसी ओमनीपोटेंट एंटिटी के साथ उसको रेकनसाइल नहीं किया जा सकता, ये अपने अंदर एक इनकंसिस्टेंसी खुद ही इमर्ज कर हो गई एज अ बोनस। तो अब हम कंक्लूड करते हैं।